नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। बात करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स अमाउंट which bears to the cost of acquisition the same proportion as the cost of inflation index for the year in which asset is transferred to bear the cost of inflation। अब इसकी बिगिनिंग जो है 1981 से हुई है, उसके बाद के ईयर के हिसाब से। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहने का मतलब है जिस साल आपने एक्वायर्ड की उसको CI में कन्वर्ट करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट निकाली जाती है। अब ये इंडेक्स किस केस पर किया जाता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसमें LTCG क्रिएट हो रहा हो, ये ध्यान रखिए, LTCG निकल रहा हो, तो उस केस पे ही आपका क्या होगा, इंडेक्स किया जाती है, की जाती है। जैसे मान लिया जाए सपोज किसी ने अगर 2005 में प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है, मगर अगर हम उसकी कीमत अगर 2015 में कितनी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंडेक्स करना पड़ता है। उस कॉस्ट की एक्विजिशन के लिए इंडेक्स किया करना पड़ता है। किस बेस पे? कॉस्ट और इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है कि वो जो होता है प्रीवियस ईयर्स के इंडेक्स के रिलेशन में उसको क्या किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, जिसमें क्या होता है कि 75% जितना भी राइज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, मेनली अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर टू सच प्रीवियस ईयर्स। दैट मीन्स सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आपने स्टेट में पढ़ लिया होगा, स्टूडेंट ने पढ़ लिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है। दैट मीन्स उस समय पैसे की वैल्यू अगर 2005 की कीमत अगर हम मानते हैं और 2015 में उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ CII, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। अब बात नाउ सेकंड मोड के बारे में। फर्स्ट मोड के बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। मोड फर्स्ट, जिसमें हम एसेट को एक्वायर करते हैं, इसके बारे में बात करें। जब डायरेक्टली SSC क्या करता है, एसेट को एक्वायर करता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लिया सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 25 लाख है, ये आपके खाली एग्जांपल है। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर, सपोज आपका 2024 में हुआ है या 23 पे हुआ है, और जिस साल एक्वायर की गई, मान लिया 2005 में एक्वायर की गई, इसका जो इंडेक्स नंबर होगा, मान लीजिए इसका 311 है, 311 मान लो, इसका 200 मान लो, इस ईयर का इंडेक्स नंबर ये मान लो, इस ईयर का इंडेक्स, ये एज्यूमिंग वैल्यूज़ हैं। इससे वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आएगी। सेकंड केस में है, अगर ये प्रीवियसली ओनर, किसी ओनर के पास थी एक्वायर्ड, अब इसके पास आई SSC के बाद, देखो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर की जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर के पास 15 लाख में कोई एसेट आई, जिस साल उसके बाद ट्रांसफर, मान लिया अब इस साल SSC के पास आई 2023 में, और जिस साल SSC के पास आई उसके बाद 2015 में आई, 15 का जो इंडेक्स नंबर होगा और 2023 का जो इंडेक्स नंबर, मान लिया 301 है और ये 210 है, हम खाली एज्यूम मान रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, आगे बात करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द SSC फॉर मेकिंग एनी एडिशनल इंप्रूवमेंट फॉर द इन द कैपिटल एसेट। कोई भी अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करता है वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोटेक्टिंग एंड क्यूरिंग द टाइटल। टाइटल मतलब आपने किसी विल को या वसीयत या कोई प्रॉपर्टी को या कोई गुडविल के टाइटल को उसको क्योर किया है या उसको प्रोटेक्ट किया, उसमें जितना भी खर्चा आएगा वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर आएगा। उसको भी उसकी भी क्या करनी पड़ती है, इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है, इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। वो सारे खर्चे जो कैपिटल एसेट की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर अप्रैल 1981 इज़ नॉट कंसिडर्ड और इट इज़ इग्नोर्ड। अगर 1981 से पहले अगर कोई भी खर्चे हुए हैं कैपिटल एसेट में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस के लिए, वो सारी चीज़ें इग्नोर मानी जाती है, उसके बाद ही कैलकुलेट किया जाता है 1981 के बाद। ठीक, आगे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द रीजन बिहाइंड इट इज़ दैट फॉर कैरिंग एनी इंप्रूवमेंट एसेट बिफोर 1981 के बाद, अगर एसेट के इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी खर्चा किया जाता है उसके परचेज से पहले, वो 1981 से अगर पहले होता है तो उसको नहीं मानता, मगर उसके बाद जो है सब चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगा।
इफ एसेट इज परचेज बिफोर 1 अप्रैल वी कंसिडर द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 1981 से पहले अगर कोई वैल्यू परचेज की है तो हम 1981 की वैल्यू को ही ट्रीट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन जो है, मान लिया कोई एसेट जो है 19 सपोज हम कहते हैं 1952 में परचेज किया है, तो उसकी मैं वैल्यू नहीं मानेंगे, 1981 में जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी उसी को अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में लाया जाएगा। थर्ड पार्ट है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट अप्रैल 1981 विल सर्टेनली इंक्लूड इंप्रूवमेंट मेड इन द एसेट। अगर इससे पहले कोई इंप्रूवमेंट किया है उसको नहीं करेंगे, उसके बाद जो भी इंप्रूवमेंट करेंगे 1981 की वैल्यू के हिसाब से चलेगा, ठीक। अगर इससे पहले है तो 1981 का ही माना जाएगा। ये इतना खास नहीं था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है, इंडेक्सिंग की जाती है इंप्रूवमेंट के केस में भी। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने भी कॉस्ट लगी एक्वायर्ड करने में किसी एसेट को, अब ये है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल के, जिस साल ये एसेट ट्रांसफर हो। सपोज 2023 में कोई एसेट ट्रांसफर, इसका इंडेक्स नंबर मान लीजिए 311 कह दिया मैंने, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया 2015 में आपने इंप्रूवमेंट में कुछ पैसा खर्च किया और उस साल की इंडेक्सिंग कॉस्ट जो है 211 है, और ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख है सपोज। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ अलाउड। अब क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है इंडेक्स कॉस्ट में, देखिए ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर और बाय कंपनी गवर्नमेंट और एनी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिवेंचर के केस में भी आपका जितने भी खर्चे होंगे ये भी इंडेक्सिंग की जाती है। ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग डिवीजन ऑफ स्लम सेल्स, ये भी ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑफशोर फंड्स, ये भी इंडेक्स इनमें अलाउ होते हैं, याद रखना है, ये इंडेक्स कॉस्ट अलाउ होती है, याद रखना, इंडेक्स कॉस्टिंग अलाउ मानी जाती है इन सारे पॉइंट्स में। ट्रांसफर ऑफ GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है नॉन रेसिडेंट के केस में अगर परचेज करता है फॉरेन करेंसी, वो भी ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाई FII सेक्शन 115 AD, ये 6 पॉइंट जो है इनमें भी क्या है, शेयर्स के केस में भी इंडेक्सिंग की जाती है। बस आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी इंडेक्सिंग की जाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। अब कैपिटल गेन जो होता है ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट पे होता है, देखो इन इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ओनली 4 टाइप ऑफ एसेट्स। इनकम टैक्स में 4 प्रकार के एसेट पे ही क्या है डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। एक तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एंड प्लांट, ये एक ही कैटेगरी में आता है। और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंट ब्लॉक्स आर मेड ऑन द नेम ऑफ द एसेट्स देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, thus the block will contain only that assets which will have the same name and the same depreciation, ठीक है भाई। आप जो है बिल्डिंग का अगर जो भी रेट होगा, मान लिया जाए 20% में चला है तो आपको इसके लिए अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसका अलग बनाना पड़ेगा। 10% है या 20% है, ये तो आपका क्वेश्चन में भी गिवन होता है। मशीनरी भी 25% है, इंटेंजिबल में 50% भी होता है कहीं पर, और आपका 25% भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, कई बार क्वेश्चन में चेंज भी कर देते हैं। कहने का मतलब है कि भाई आपको एसेट में इनकम टैक्स में अगर कोई एसेट सेल हो रही है तो इसमें आपको ध्यान रखना है इन पे डेप्रिसिएशन अगर आपको चार्ज करने के लिए बोला है तो आपको चार्ज करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको खाली सेक्शन याद करना है। सेक्शन के अंदर क्या होता है आपको सब एक ही जैसा लगेगा, मगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन किसके लिए अप्लाई होता है। देखो रेजिडेंशियल है, एग्जाम्पशंस अवेलेबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायरमेंट। सेक्शन 54 कहाँ लगता है ये याद रखना है, सेक्शन 54 बार बार कह रहा हूँ, सेक्शन 54 कहाँ लगता है। देखिए अब ये कहाँ लगता है इसके बारे में अभी पूरा बात हो जाएगी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में लगता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। अब उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात है ट्रांसफर सेल भी इंडिविजुअल, जो ट्रांसफर करने वाला है वो इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली HUF होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एसेट टू बी ट्रांसफर मस्ट बी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और जो एसेट ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल के एसेट होनी चाहिए। बिल्डिंग और लैंड एप्यूटेनेंट देयर ऑफ, बिल्डिंग और लैंड जो है उससे जुड़ी होनी चाहिए। एप्यूटेनेंट देयर ऑफ टू, इसका मतलब यही है बीइंग रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ सच रेसिडेंशियल हाउस शैल बी एसेसेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो ये इनकम फ्रॉम जो एसेट को अगर हम रेसिडेंशियल हाउस को बेच रहे हैं उससे भी जो इनकम आ रही है, अभी तक जो इनकम आई थी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती थी, ये ध्यान रखना, ये भी आना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी में आना चाहिए। मगर जैसे ही हम पूरी बिल्डिंग को बेच देंगे उसको आने वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 साल के बाद वाला केस, तो उस केस में जो है आपको अंडर सेक्शन 54 में छूट मिल सकती है। कैसे मिलेगी आगे बात करेंगे। इसी का 4th पॉइंट भी है, देखो इसी का अंडर सेक्शन 54 का ही 4th पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। 54 पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, ये याद रखना है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा। The transferor SSC should purchase a residential house in India within 1 year before or 2 years from the date of transfer, or construct a residential house within 3 years from the date of transfer of original house. That means जो ट्रांसफर होगा SSC
वो बिल्डिंग को परचेज करे 1 साल पहले या 2 साल पहले, कब? डेट ऑफ ट्रांसफ़र के केस में, रेसिडेंशियल हाउस के केस में, और अगले 3 साल के अंदर वो क्या करे, नया हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस, कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पर लिखा देखो 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए या करे 3 साल के अंदर। मान लीजिए आपने 25 लाख की कोई बिल्डिंग बेची, उसके विदिन 3 ईयर्स आपको, अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस ही परचेज कर लिया, ये देखो रेसिडेंशियल हाउस ही परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो अंडर सेक्शन 54 में आपको जितना पैसा, आप जितने में आपने कैपिटल गेन हुआ है, अगर पूरे का पूरा लगाएंगे पूरे की छूट मिल जाएगी, अगर जितना पैसा लगाएंगे उतने की छूट मिल जाएगी। ठीक है। अब उसी के आगे 5th पॉइंट भी, अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कंस्ट्रक्ट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर विदिन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद जो नया हाउस आप खरीदेंगे, जो एसएससी अगर खरीदता है अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के, 3 साल के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसमें जो अंडर सेक्शन 54 में जो छूट मिली है, एग्जम्पशन मिला है, वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अंडर सेक्शन 54 की, अब कुछ जैसे मान लीजिए एक स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है बता रहा हूँ। देखो, अगर किसी को 25 लाख की कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गेन होता है, वो अब अंडर सेक्शन 54 में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है, 54 के हिसाब से 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है। ठीक है। ये मान के चलो, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज एक 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है, देन उसके बाद कुछ पैसे बच जाते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 25 लाख की प्रॉपर्टी थी, 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो उसके बाद बचे कितने, 5 लाख। अगर वो 5 लाख रुपए जो बचे हैं, वो कैपिटल गेन स्कीम में एक अकाउंट खोलेगा एसबीआई में या पब्लिक सेक्टर बैंक में, खासकर इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक जो होंगे, वहाँ कैपिटल गेन स्कीम का एक अकाउंट खोलेगा, 1988 कैपिटल गेन स्कीम, उसमें पूरे का पूरा डिपॉजिट कर देता है, तो अंडर सेक्शन 54 में उसको क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक। और आगे भी यही चीज़ लिखी है जो आगे मैंने आपको बताया है, 3 ईयर्स वाला केस है जो ये। अब बात करेंगे सेक्शन 54D के बारे में। 54D किसकी चीज़ को लेकर है, देखो 54 तो पढ़ लिया, 54 क्या, 54D ये देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्विजिशन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जमीन बेचने से जो प्रॉफिट आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके रिगार्डिंग ये अंडर सेक्शन 54D है। मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल पार्ट अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, और वो कहाँ से हो रहा है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वो एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्प्ट कैसे होगा, देखो, सच लैंड और बिल्डिंग यूज बाय द एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर 2 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। कहने का मतलब है, आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने से पहले उस लैंड का, जो भी आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड को एक्वायर करेंगे, वो लैंड जो है प्रीवियस 2 ईयरों में, पिछले 2 सालों में वो लैंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर यूज की गई हो। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन ये है कि भाई एसएचसी हैज़ परचेज लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ कंपनसेशन। अगर किसी को कंपनसेशन मिला, मान लिया जाए किसी की ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही है, और उसको कंपनसेशन जो मिला वो जो है 50 लाख का किसी को कंपनसेशन मिला। ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर किसी की ज़मीन जो इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रही है, उसको अगर 50 लाख रुपए उसकी ज़मीन से मिला, तो वो अगले 3 साल के अंदर अगर उसको यूज कर लेता है, कहाँ, न्यूली एक्वायर्ड लैंड शुड बी यूज फॉर द पर्पज शिफ्टिंग री एस्टेब्लिशिंग और सेटिंग अप अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इस केस में तो उसको क्या है, अंडर सेक्शन 54 में 54D पे छूट मिल जाएगी। ठीक है। आगे भी वही है, इसका भी वही है। देखो, दिस एग्जाम्पशन अवेलेबल इंडिविजुअल के केस में भी अवेलेबल है, एचयूएफ को भी मिलती है, और कंपनी और एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 54B ईसी की बात हो रही है। वो वाली बात हो गई डी के केस में। डी के केस में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात थी। यहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही, किन किन को मिलती है अंडर सेक्शन ईसी, एक एचयूएफ, इंडिविजुअल, कंपनी। ठीक है। अभी क्या कह रहा है, हु इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, स्पेसिफाइड बॉन्ड विद इशूड आफ्टर 2006, रिडीम आफ्टर 3 ईयर्स, जैसे एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये 2 जो बॉन्ड्स हैं, इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो होने वाला जो कैपिटल गेन है, किसी को कैपिटल गेन हुआ और वो यहाँ
इन्वेस्टमेंट करता है तो अंडर सेक्शन 54 EC में उसको छूट मिल जाएगी। इसकी भी एक लिमिट है, 2007 के बाद इसकी लिमिट बना दी गई थी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब एक नाउ जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 54F के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा है, ये ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पशन कब मिलती है, देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो उसमें क्या है, द एग्जाम्पशन इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती है, ध्यान रखना है। सेकेंड, टू ट्रांसफर अ कैपिटल एसेट दैट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड देन इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ गेन एक्वायरिंग न्यू रेसिडेंशियल, अगर जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उसको उसके बदले वो एक्वायर करता है न्यू रेसिडेंशियल हाउस, तो अंडर सेक्शन 54F में उसको छूट मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। दिस एग्जाम्पशन इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायरमेंट, ठीक। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बात भी कर ली हमने। अब एक और आता है कि भाई अर्बन या शिफ्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने में, किस केस में, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर ट्रांसफर होता है तो उस केस में अंडर सेक्शन 54G आता है। उसमें तीनों केस में इंडिविजुअल को भी, HUF और कंपनी कोई भी होगा उसको छूट मिलती है। अब ये क्या है, देखो, हु ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट लैंड बिल्डिंग जो भी है being used for the purpose of industrial undertaking situated in urban area to any other area other than urban area, ठीक है। उस केस में जो भी अगर अपना ज़मीन को ट्रांसफ़र करेगा या प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफ़र करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो है या वो इंडस्ट्रियल अर्बन एरिया में है और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर आ गई, तो उस केस में जो भी पैसा उसको मिलेगा वो आपको अंडर सेक्शन 54G में कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक। ये तो खैर इंपॉर्टेंट आपके डिडक्शन थे, एग्जाम्पशंस थे जो कैपिटल गेन में छूट मिलती है। मेनली ये क्वेश्चन आपके आता है तो खासकर मेनली जो 54 है वो है रेसिडेंशियल के केस में है, और D आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के केस में है, 3 साल का याद रखना है। और इसी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपका आता है, यूज होता है, ये ध्यान रखना है। अब मेनली आपको जो इस पूरे चैप्टर में याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे किया जाती है, इंप्रूवमेंट कैसे किया जाती है, इंडेक्सिंग करनी है 3 साल से ऊपर होने के केस में, देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमने बता दिया। एक ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कोई भी हो सकता है। जब आपके पास एक से ज़्यादा ओनर हो रहे हो पहले तो उस केस में ये यूज होगा, या डायरेक्टली ओनर ने आपको कोई चीज़ परचेज की, एक्वायर किया, तो उस केस में ये होगा, ठीक। एक्वायर के केस था, ये आपका फुल कंसिडरेशन, ये आपका फॉर्मेट है, ये कल मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया, फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको बताना फुल कंसिडरेशन, जितना भी कंसिडरेशन है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, अगर सेक्शन 54 में अगर कोई भी छूट मिली वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, ठीक है। और ट्रांसफर किसे कहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ के जो है, देखो ये ट्रांसफर क्या क्या चीज़ें हैं कंटेक्स में, सेल ऑफ एसेट को भी ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें। कैपिटल गेन 2 तरह के होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी बता दिया। अब कहाँ का वन पीरियड इज़ नॉट फॉर 36 महीने किन के लिए काउंटर नहीं किए जाते हैं और 12 महीने के लिए आ जाते हैं, जितने भी शेयर्स हैं उनके केस में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको ये पूरा क्वेश्चन इसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर लिस्टेड शेयर हैं तो उसमें 12 महीने से ऊपर होने पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, याद रखना। अनलिस्टेड शेयर्स हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें 24 महीने से ऊपर होगा तब लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, अदरवाइज और 24 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अदर कैपिटल एसेट्स में जितनी भी एसेट होती है उसमें 36 महीने से ऊपर होने में वो लॉन्ग टर्म LTCG हो जाएगा और अदरवाइज वो STCG हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक। ये तो रहा सेकंड वीडियो, और इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं और देखते रहिए। और अब नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है डिडक्शंस को लेकर, वो आएगा जल्द ही। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक।